बदल जाना होगा वक्त के साथ। बदल जाना होगा वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखना होगा। मजबूरियों को कोसने से कुछ नहीं होगा, हर हाल में चलना सीखना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतिकाय कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे अतिकाय इंजीनियरिंग पे। और आज हम 4th सेमेस्टर का एक स्पेशल सब्जेक्ट वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिस सब्जेक्ट का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स आप लोग के सिलेबस में हाइड्रोलिक्स के नाम से दिया होगा, वो इसी का नाम है। अगर दोस्तों फ्लूइड मैकेनिक्स को देखें तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो कॉमन पेपर है सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए और टेक्निकल के लिए। तो ऐसा इसमें सब्जेक्ट में किया है कि ये सब्जेक्ट जो है वो सारे ब्रांचों के लिए कॉमन पेपर है, ठीक है। तो दोस्तों जो चीज़ कॉमन होता है वो चीज़ होता है स्पेशल। अब इसमें क्या स्पेशल है, वो जैसे जैसे हम टॉपिक को आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सारा चीज़ जो है वो अपने आप धीरे धीरे खुलता जाएगा, ठीक है ना। तो आज का सब्जेक्ट का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, या फिर इसी को बोला जाता है हाइड्रोलिक्स, ठीक है। आप लोग सिलेबस में इसका नाम हाइड्रोलिक्स लिखा है, लेकिन जनरली ये जो सब्जेक्ट है वो फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से जाना जाता है। आप लोग को बताएंगे कि आप लोग का सब्जेक्ट में ऐसा मतलब सिलेबस में आप लोग का जो सब्जेक्ट का जो नेम लिखा है वो हाइड्रोलिक्स लिखा है, वो क्यों लिखा है, ठीक है। वहाँ पे नेम तो फ्लूइड मैकेनिक्स सारा जगह जब फ्लूइड मैकेनिक्स के ही नाम से जब सब्जेक्ट को जाना जाता है, तो फिर आप लोग को सिलेबस में जो है हाइड्रोलिक वर्ड का प्रयोग क्यों किया गया है, इसको हम बताएंगे जब टॉपिक धीरे धीरे वहां तक पहुंचेगा उसके बाद, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स, तो यहाँ पे वर्ड आप लोग देख रहे हैं वो मैकेनिक्स। ये वर्ड जो होगा वो आप लोग को जाना पहचाना सा होगा। क्यों जाना पहचाना सा होगा? क्योंकि इस वर्ड से आप लोग परिचित हो चुके हैं अपने पहले सेमेस्टर में। आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा था दोस्तों मैकेनिक्स, ठीक है। लेकिन आप उसे पढ़े हैं या ना पढ़े हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम आपको एकदम शून्य से शुरुआत करेंगे और टॉप लेवल तक पहुंचाएंगे, ठीक है। अब मेरा मटेरियल जो होगा दोस्तों वो आप जिससे मन होगा आप उससे कंपेरिजन करके देख लीजिएगा जिस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे। और जो आप लोग का जो सिलेबस है वो सिलेबस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, वो सिलेबस का पूरा पीडीएफ जो है वो अपने ये यूट्यूब चैनल पे डाल चुके हैं और काफी सारे लोगों ने देखा भी है और शायद आपने भी देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो वहां जाकर देख लीजिए। उसमें आप लोग को क्या क्या चीज पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आप लोग को 4th सेमेस्टर में पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक है, किस टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आपके सेमेस्टर के एग्जाम में पूछा जाएगा, ये सारा चीज उसमें बता चुके हैं। और आप लोग के लिए एक सिविल इंजीनियर के लिए कितना ज्यादा है सेमेस्टर का मार्क्स, तो अब एक कोरिया का बच्चा ही बता सकता है, ठीक है, कि आप लोग के लिए जो है वो सेमेस्टर में मार्क्स लाना, परसेंटेज अच्छा लाना कितना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये चीज अब आप लोग को अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है दोस्तों मैकेनिक्स। मैकेनिक्स से तो बात करें हम मैकेनिक्स आखिर होता क्या है, तो मैकेनिक्स देखिए ज्यादा कुछ नहीं होता है। ये है एक रिजिड बॉडी, ये क्या है, एक रिजिड बॉडी है, एक डस्टर है मेरे हाथ में, ये जो है वो रिजिड बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये एक बॉडी है, अगर इस पे हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, ठीक है, गौर से देखिएगा। अगर ये एक रिजिड बॉडी है इस पे अप्लाई कर रहे हैं हम फोर्स, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो देखिए यहाँ नजर आ रहा है इसका इफेक्ट। अगर ये बॉडी था इसको पर अप्लाई किया अगर हम फोर्स, तो यहाँ ये नजर आ रहा है जो इसके पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है, मतलब कि फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। तो फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। यानी कि जहां पे भी फोर्स लगाया जाए और फोर्स लगाने के साथ ही आए इफेक्ट, तो हम उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। यानी कि कहीं पर भी अगर फोर्स और उसके इफेक्ट के बारे में अगर हम डील करते हैं तो उसको हम पढ़ते हैं किसके अंदर, मैकेनिक्स के अंदर उसको पढ़ते हैं। तो मैकेनिक्स का अगर डिफिनेशन लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, मैकेनिक्स जो होता है दोस्तों ये होता है इट डील्स विथ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स,
एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, तो मैकेनिक्स क्या होता है दोस्तों? मैकेनिक्स में सिर्फ हम इतना पढ़ते हैं कि अगर कोई भी कहीं पे भी अगर फोर्स अप्लाई हो, ठीक है, अब फोर्स और लोड में क्या डिफरेंट है ये भी हम एक वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी फोर्स लगे और फोर्स के साथ नजर आए उसका इफेक्ट, तो उसको हम किस चीज में डील करते हैं? उसको हम डील करते हैं मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा होगा अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, वो सब्जेक्ट का नाम होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब ये मैकेनिक्स के अंदर से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहाँ से आता है, क्या होता है, और आपने इस सेमेस्टर में यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में मैकेनिकल ब्रांच वाले जो होंगे वो अपने थर्ड सेमेस्टर में ही मॉस सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ चुके होंगे। ठीक है, और जो लोग सिविल वाले हैं वो लोग जो है वो इस सेमेस्टर में पढ़िएगा एक सब्जेक्ट जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी कि मॉस। ठीक है, तो वो भी एक मैकेनिक्स का ही पार्ट है, मैकेनिक्स का ही ब्रांच है। ठीक है, और यहाँ पे है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इससे पता लग रहा है कि सारे सब्जेक्ट में जब मैकेनिक्स जुड़ा हुआ है मतलब कि सारा एक ही चीज का ब्रांच है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। मैकेनिक्स समझ में आ गया दोस्तों कि मैकेनिक्स क्या है? एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड इफेक्ट। अगर कहीं पे फोर्स आ रहा है, उसका इफेक्ट आ रहा है, और अगर उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं तो किस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे? मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैकेनिक्स देखिए दोस्तों अलग अलग पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। अगर मैकेनिक्स की हम बात करें तो मैकेनिक्स जो है सबसे पहले आपने पढ़ा था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। उसके बाद आपने अगर मैकेनिकल वाले होंगे तो पढ़ लिए होंगे, सिविल वाले होंगे तो पढ़े होंगे जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या फिर हम सोम बोलते हैं या मॉस बोलते हैं। और ये जो आपको नाम मिलेगा दोस्तों ये इंडियन राइटर ही मिलेगा। अगर आप मार्केट में चल जाओ और फॉरेन बुक का अगर फॉरेन किसी भी ऑथर का अगर बुक देखो तो वहां आपको ये जो बुक मिलेगा वो मोम के नाम से मिलेगा। और मोम मतलब तुम मम्मी मत समझ लेना, यहाँ पे मोम मतलब होता है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। या फिर इसी को बोला जाता है क्या चीज? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या फिर इसी को बोला जाता है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग या फिर इसी को एक और नाम से जाना जाता है, अरे इसका तो जितना नाम तुम बोलो उतना नाम है, सॉलिड मैकेनिक्स। ठीक है, तो ये आपके सामने 3-4 नाम हो गए जो कि एक ही सब्जेक्ट का है। अगर कहीं पे कोई भी नाम लिखा हुआ तो आप एक ही चीज समझिएगा कि वो सारा जो सब्जेक्ट है वो एक ही है। और एक और ब्रांच में इसको क्लासिफाइड किया गया है मैकेनिक्स का जो है वो 3 ब्रांच है दोस्तों। एक ब्रांच आपको हो गया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सेकेंड ब्रांच का आपका इतना सारा नाम हो गया, किसी नाम से इसको बुला सकते हैं, और जो थर्ड ब्रांच है वो है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जब फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे ही आप लोग कॉलेज में एंट्री किए होंगे तो आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा जिसका नाम था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और उसमें आपने क्या पढ़ा था? उसमें आपने पढ़ा था कि किसी भी चीज पे हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद अगर उसके हम देखते हैं उसका इफेक्ट, तो वो होता है मैकेनिक्स के अंदर। और फोर्स के साथ जितना भी तरह का इफेक्ट नजर आता है वो सारा चीज को हम किस में पढ़ते हैं? मैकेनिक्स में। लेकिन अगर यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बात किया जाए तो दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा कि आपने जो भी चीज पढ़ा होगा, चाहे वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो या कुछ भी हो, आपने जो भी चीज पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा रिजिड बॉडी की। यानी कि ये जो है दोस्तों इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के डील करता है रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। ये जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता था दोस्तों, चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो होता है यहाँ डील करते हैं रिजिड बॉडी के साथ। रिजिड बॉडी मतलब तुम लोग पहले सिर्फ सॉलिड बॉडी समझते थे कि जहाँ पे भी रिजिड बॉडी आएगा उसका मतलब तुम लोग सिर्फ सॉलिड बॉडी निकाल देते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, देखो हम तुम लोग पहले बताते हैं।
अब तुम बोलो कि ससुर हमको यहाँ पे भी मैकेनिक्स पढ़ा दिया, यहाँ पे भी मैकेनिक्स पढ़ा दिया, यहाँ पे भी मैकेनिक्स पढ़ा दिया, फिर यहाँ पे भी मैकेनिक्स, देखो सब में यहाँ पे मैकेनिक्स लगा हुआ है, सब में मैकेनिक्स, सब में मैकेनिक्स। अब ये बार बार मैकेनिक्स पढ़ाने का मतलब क्या चीज है, जहाँ जाओ जिस सेमेस्टर में उसी सेमेस्टर में मैकेनिक्स मिल रहा है, वह मैकेनिक्स। तो देखो यहाँ पे होता है दोस्तों कि यहाँ हम बात करते हैं रिजिड बॉडी के बारे में, और जैसे ही अगर हम मॉस में अगर जहाँ मैकेनिक्स पढ़ते हैं वहां पे हम क्या चीज बात करते हैं, मैकेनिक्स है क्या, तो फोर्स एंड इट्स इफेक्ट। इसमें भी हम लोग देखते हैं फोर्स एंड इट्स इफेक्ट, इसमें भी हम लोग देखते हैं फोर्स और उसका इफेक्ट, और इसमें भी हम लोग देखेंगे फोर्स और उसका इफेक्ट, क्योंकि सारा जगह पे है क्या, मैकेनिक्स। अब देखो इसमें अगर हम बात करते हैं रिजिड बॉडी के बारे में, तो हम इसमें बात करते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में। तो लिख लेना, इट डील्स विथ डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है। यानी कि जो आपका मॉस सब्जेक्ट है, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल है, सॉलिड मैकेनिक्स है, ये सारा ये सब्जेक्ट में हम जहां पर फोर्स और उसका इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, वो किस तरह के बॉडी पर पढ़ेंगे, तो वो होगा आपका डिफॉर्मेबल बॉडी। अब आप बोलेंगे कभी डिफॉर्मेबल क्या होता है, डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होता है और रिजिड बॉडी क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या है। तो देखो तुम लोग हम बताते हैं, जो आपका जो डिफॉर्मेबल बॉडी होता है दोस्तों, मान लिया जाए कि ये दिख रहा होगा डस्टर है, ये जो है वो रिजिड बॉडी है, ठीक है। इसमें हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं, एक मॉलिक्यूल आपका ये हो गया और एक मॉलिक्यूल आपका ये हो गया, ठीक है। तो हम इसमें जो है वो दो मॉलिक्यूल ले लिए हैं, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, एक मॉलिक्यूल इसका यहाँ पे है। अब इसके क्या करते हैं कि हम लगाते हैं फोर्स, ठीक है। अब इससे तुम कितना फोर्स लगा लो, जितना दम है उतना फोर्स तुम लगा लो, ये जो पार्टिकल है वो जहां है वहीं रहेगा, अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ठीक है। मतलब इस पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसका पार्टिकल के बीच जो है वो कुछ इफेक्ट नहीं नजर आ रहा है कि डिस्टेंस कम जा रहा है दोनों पार्टिकल के बीच, या फिर डिस्टेंस बढ़ जा रहा है, या फिर जो पार्टिकल है वो अपने पोजीशन से चेंज हो जा रहा है, वो किसी तरह का कोई इफेक्ट नजर इसमें नहीं आ रहा है। तो अगर हम इस तरह का कोई बॉडी ले जिसपे अगर फोर्स लगाने के बाद जो उसके मॉलिक्यूल हो उसके पोजीशन में कोई चेंजिंग ना आए, तो उस तरह की बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी, ठीक है। अब डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होता है, तो डिफॉर्मेबल बॉडी होता है, जैसे आप लोग एग्जांपल ले लो, जैसे स्टील एग्जांपल ले लो, रड जो मकान बनाने में जो सरिया के रूप में यूज होता है वो बोला रड, ठीक है। तो जब स्टील तुम ले वो बोला लंबा वाला, तो देखते हो कि वो तो आसानी से मुड़ जाता है, तो वो भी तो है सॉलिड बॉडी ही। लेकिन वो क्या हो रहा है, रड जो है वो आपका जब उसको फोल्ड करते हैं, आप जब उसको बेंड करते हैं तो वो आसानी से मुड़ जाता है, मतलब उसको जो उसमें जो वो रड में जो उसका मॉलिक्यूल है उसके पोजीशन में आ जा रहेगा चेंजिंग, ठीक है। तो उसके मॉलिक्यूल के पोजीशन में चेंजिंग आ जाएगा, तो जो रड होगा वो क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेबल बॉडी। यानी कि जिस बॉडी पे फोर्स लगाने के बाद अगर जो उसका मॉलिक्यूल है वो अपने पोजीशन से हो जा रहा है चेंज, ठीक है, चाहे दोनों मॉलिक्यूल के बीच डिस्टेंस जो है वो घट जा रहा है या फिर जो डिस्टेंस है वो बढ़ जा रहा है, तो उस तरह को हम बॉडी को बोलेंगे डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब दोनों सब्जेक्ट के बारे में डील हो चुका है। मैकेनिक्स को तीन ब्रांच था, तीन भाग में बांटा गया था दोस्तों, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, दोनों को बात हम लोग सीखा है। इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है वो रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो है वो डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। अब एक बच गया मात्र ओनली एक और एक फ्लूइड मैकेनिक्स जो है सबसे स्पेशल, और एक क्यों स्पेशल है इसके बारे में तुम लोग को अब बताते हैं। देखो तुमने बचपन में पढ़ा था कि मैटर जो होता है वो दो तरह का होता है, तीन तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तुमने अपने बचपन में पढ़ा होगा अपने प्राइमरी स्कूल में कि जो मैटर होता है ना वो तीन तरह का होता है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। लेकिन तुम ध्यान दो यहाँ पे इस सब्जेक्ट में डील हुआ किसके बारे में, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या है, एक सॉलिड बॉडी है, ठीक है। इस सब्जेक्ट में किसके बारे में डील हुआ, डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में। और डिफॉर्मेबल बॉडी क्या है, एक सॉलिड बॉडी है। अब तुम बोलो कि ये जो दो मैटर है, दो मैटर का जो स्टेट है वो बच गया, एक में लिक्विड एक और गैस। तो ये लिक्विड और गैस के बारे में कौन डील करेगा, ये डील करेगा हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। कई लोग तो सर जब कहीं पे कॉलेज वगैरह में इंटरव्यू लेने जाते हैं तो क्या होता है कि अगर किसी से पूछ दो कि बेटा बताओ कि फ्लूइड क्या होता है, तो बोलेंगे कि सर फ्लूइड जो है वो फ्लूइड क्या होगा, फ्लूइड जो है वो लिक्विड है, ठीक है। यही बोलते हैं, इतना ही मुंह खोलते हैं, लेकिन उन लोग को पता नहीं होता है कि फ्लूइड में जो है वो लिक्विड और गैस
दोनों के बारे में बात किया जाए तो अगर आपकी बात अगर कहीं पे आपको अगर फ्लूइड के बारे में पूछा जाए तो आप फ्लूइड मतलब सिर्फ लिक्विड नहीं, आप फ्लूइड मतलब समझिएगा लिक्विड और गैस। ठीक है, जहां पे फ्लूइड का चर्चा हो वहां पर आप समझिए लिक्विड और गैस दोनों का चर्चा हो रहा है। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग जो है वो लिक्विड और गैस दोनों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं इट्स फ्लूइड्स, मतलब इसमें जो है फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग वो किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, तो फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे तुम लोग को एक और चीज हम बताते हैं। ये तो हो गया, अगर छापना चाहते हो तो छाप लेना वीडियो को पॉज करके। अब देखो दोस्तों, आप लोग को जो हुआ तो है वो आप लोग को लगता है डर, ये किस चीज से लगता है डर, तो वो है न्यूमेरिकल से। जहां पे भी आया है न्यूमेरिकल, जहां पे भी कुछ मैथ का वर्ड आ जाता है वहां पे आप लोग को लगने लगता है डर, और जहां पे आपको डर लगेगा मैं वहीं पे आपका डर निकालूंगा। ठीक है, पढ़ाने के लिए क्या, पढ़ाने के लिए तो कोई भी पढ़ा देता है, लेकिन टीचर वही होता है जो स्टूडेंट के अंदर से डर निकाले जहां पे उसको लगता है डर। ठीक है, तो जहां पे भी तुम लोग इसमें तो मैथ एप्लीकेशन देखते हो दोस्तों, जहां पे फ्लूइड मैकेनिक्स में या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अगर जहां पे मैथ का एप्लीकेशन आता है वहीं पे तुम लोग डरा जाते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। फ्लूइड मैकेनिक्स में जितना भी टॉपिक आएगा दोस्तों वो एक एक करके हम सारे को पहले क्या करेंगे कि हर एक टॉपिक का पहले हम बताएंगे आप लोग को फिजिक्स। ठीक है, उसके बाद बताएंगे हम उसका आप लोग का मैथ। ठीक है, और उसके बाद बताएंगे हम उस टॉपिक का आप लोग को एप्लीकेशन। ठीक है, और जैसे ही फिजिक्स और मैथ को मिक्स करेंगे वैसे ही तुम देखना क्या चमत्कार होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एक वर्ड लिखते हैं, वर्ड एक है डी थीटा बाई डी टी, एक मैथ का टर्म है। ठीक है, क्या टर्म है, डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, तो एक चीज आप लोग देखना, मैं आज आप लोग को मैथ को कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ फिजिक्स में। ठीक है, तो ध्यान से देखना डी थीटा बाई डी टी, तो जहां पे भी नीचे में आ जाए डी टी वहीं पे आप लोग को एक वर्ड लगा देना है, वो क्या है, वो है रेट ऑफ। जहां पे भी आप लोग को दिख जाए dt डिवाइड में, जहां पे भी आप लोग को dt दिख जाए वहां पे आपको एक वर्ड यूज कर देना है, वो है रेट ऑफ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे है थीटा, और थीटा तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, थीटा क्या होता है, एक एंगल होता है। थीटा किसी को डिनोट करता है, एंगल को। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी क्या शो कर रहा है, जहां पे डिवाइड में अगर डी टी दिख जाए वहां पे क्या लगा देना है, रेट ऑफ, और थीटा है यानी कि एंगुलर डिफॉर्मेशन, यानी कि डी थीटा बाई डी टी क्या शो करता है, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। और फ्लूइड में क्या होता है, फ्लूइड में होता है एंगुलर डिफॉर्मेशन। ये एंगुलर डिफॉर्मेशन फ्लूइड में कैसे होता है ये तुम लोग को हम अभी दिखाते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच दोस्तों। मैकेनिक्स वगैरह सारा समझ में आ गया होगा दोस्तों। फ्लूइड पे जाने से पहले कि फ्लूइड क्या होता है, इससे पहले जाने से पहले डी थीटा बाई डी टी का कहानी कहने से पहले आप लोग को एक और चीज जानना बहुत जरूरी है, जो अक्सर आप लोग जो है उस टर्म में कंफ्यूज कर जाते हैं, और वो टर्म है आपका जो मैकेनिक्स था उसको क्लासिफिकेशन अभी हमने कर दिया। अब जो फ्लूइड मैकेनिक्स है दोस्तों, उस फ्लूइड मैकेनिक्स का होता है कुछ सब ब्रांच मतलब कुछ छोटू ब्रांच। ठीक है, अब इस फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ छोटू ब्रांच होता है, वो जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका स्टैटिक्स। ठीक है, वो होता है आपका डायनेमिक, वो होता है आपका काइनेटिक। ठीक है, और लास्ट होता है यहाँ पर काइनेमेटिक। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो फ्लूइड मैकेनिक्स का सब ब्रांच होता है, यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स का जो छोटू ब्रांच होता है वो जो होता है दोस्तों, ये कितना होता है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक, एक होता है काइनेटिक, एक होता है काइनेमेटिक। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखो दोस्तों, होता क्या है कि आप लोग को लग रहा होगा कि जो हम लोग के सिलेबस में पढ़ना है, जो 4th सेमेस्टर सिविल के सिलेबस में जो पढ़ना है आप सीधा सीधी वही पढ़ा दीजिए। ठीक है, लेकिन आप लोग, मैं पहले ही बता चुका कि ये पेपर कॉमन है, इस पेपर को जो है वो सिविल इंजीनियरिंग वाला भी पढ़ सकते हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मैं पढ़ाऊंगा वो आप लोग को पढ़ाऊंगा सिविल का जो सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग। ठीक,
अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, उसके बाद जो मैकेनिकल का है वो अधिकतर चीज सिलेबस मैच करता है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसा है जो कि मैच नहीं करता है, तो उसको मैं सिविल का सिलेबस समाप्त करने के बाद उसको जो टॉपिक बच जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का उसको मैं डील कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि आप लोग जो सिविल इंजीनियरिंग है इसमें सबसे बड़ा जो सिलेबस है, सबसे लंबा सिलेबस है वो फ्लूइड मैकेनिक्स का है, और जो मैकेनिकल ब्रांच वाले का जो फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेबस है वो बहुत छोटा है। ठीक है, तो आपको जब सिविल इंजीनियरिंग का जो ब्रांच है सिलेबस है, अगर आप उससे पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत सारा चीज जो होता है वो कवर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो डील करूंगा वो सिलेबस चलेगा सिविल इंजीनियरिंग का, लेकिन आप लोग को लग रहा होगा कि अभी तो चल रहा है इंट्रोडक्शन, इसके बाद हम शुरू करेंगे सिलेबस एकदम पॉइंट टू पॉइंट कहां से कहां चलेगा। लेकिन कुछ ऐसा है दोस्तों कि आप लोगों का जो सिलेबस है ना वो थोड़ा सा दिया हुआ है उटपटांग, मतलब एक सीक्वेंस में नहीं दिया हुआ है, तो हम उसको क्या करेंगे ना, उसको एक सीक्वेंस में ला करके और बात करेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस में लाने के चक्कर में क्या होगा, कोई टॉपिक जो है दोस्तों वो आप लोग का आगे हो जाएगा, कोई टॉपिक जो है वो हो जाएगा पीछे। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आपका पूरा टॉपिक किया खत्म किया जाएगा। जब मैं बोलूंगा कि ये जो है वो आप लोग का जो है यूनिट जो है वो फर्स्ट सेकेंड या थर्ड जो भी यूनिट है वो अगर फर्स्ट यूनिट अगर समाप्त हो गया है तो आप लोग उसमें से देख लीजिएगा कि फर्स्ट यूनिट में जितना भी चीज आप लोग को पढ़ना था वो सारा चीज आपने पढ़ा कि नहीं। अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको सोल्यूशन करेंगे, लेकिन कोई चीज ऐसा हो ही नहीं जिसको हम छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे, हम हर एक चीज को डील करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है इसका सब ब्रांच, इसके बारे में आप लोग सिलेबस नहीं दिया हुआ है कि इसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, लेकिन इसके बारे में बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। वहां पर हाइड्रोलिक्स का दिया, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोडायनेमिक्स आप लोग के सिलेबस हम देखें तो उस चीज को जानने से पहले आपको ये सारा चीज छोटा छोटा चीज है ना ये पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स जो है स्टैटिक, डायनामिक्स, काइनेमैटिक्स, काइनेटिक, यहाँ पे स्टैटिक्स जो होता ना है वो इस ब्रांच में हम जब देखते हैं फ्लूइड के बारे में ही पढ़ते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं। अब फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे और जब फ्लूइड का स्टडी कर रहे हैं, जब जो फ्लूइड है वो रेस्ट कंडीशन में है तो उसको हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स में, यानी कि जो अगर फ्लूइड है वो अगर रेस्ट कंडीशन में रहेगा तो हम किसमें पढ़ेंगे, स्टैटिक्स में, और अगर जो फ्लूइड है वो रहेगा मोशन में तो हम पढ़ेंगे उसको डायनेमिक्स में। इसमें फ्लूइड मोशन में रहेगा, इसमें ही मोशन में रहेगा और इसमें ही मोशन में रहेगा। अब आपको लग रहा होगा कि तीनों मोशन में रहेगा, तीनों में आकर डिफरेंट क्या हुआ, तो देखो इसमें जो है वो हम लोग मोशन के साथ पढ़ते हैं कि मोशन अगर फ्लूइड में हो रहा है तो मोशन फ्लूइड में होने का कारण क्या है। ठीक है, यानी कि इसमें पढ़ते हैं हम लोग मोशन के साथ साथ उसके फोर्स के बारे में ही पढ़ते हैं, फोर्स या फिर एनर्जी जिसके कारण जो फ्लूइड है वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको मोशन के बारे में तो पढ़ते ही हैं, जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके बारे में तो पढ़ते ही हैं, साथ में ये भी पढ़ते हैं कि वो जो फ्लूइड जो है वो जो फ्लो हो रहा है, फ्लूइड में मोशन हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है जिसके कारण ये मूव कर रहा है, यानी कि उसमें चाहे तो फोर्स लगा हो, किसी तरह का एनर्जी लगा होगा, हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं तो दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं मोशन के बारे में, और यहाँ पे जो फोर्स होता है उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। काइनेमैटिक्स जो होता है वो सिर्फ पढ़ते हैं हम लोग फ्लूइड के मोशन के बारे में, इसमें जो है वो किस कारण से फ्लूइड में मोशन आया इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे काइनेमैटिक्स एक और चीज है, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं वो फोर्स और मोशन और फोर्स दोनों के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग को जो ये काइनेटिक है और डायनेमिक है वो सेम लग रहा होगा, और सेम है भी, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले क्या था कि पहले ये डायनेमिक वर्ड जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये वर्ड पहले नहीं था। ठीक है, पहले सिर्फ काइनेटिक था, और काइनेटिक्स में ही हम लोग मोशन और उसके जो जिस कारण से मोशन हो रहा है उसके बारे में हम लोग काइनेमेटिक्स में ही पढ़ते थे, लेकिन बाद में इसमें और बहुत सारा चीज ऐड किया गया, और ऐड करने के बाद इसी चीज को नाम दे दिया गया डायनेमिक। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि अब काइनेटिक्स का ही नाम चेंज करके अब रख दिया गया है डायनेमिक एक मॉडल में। ठीक है, तो इस तरह से कर दिया गया है दोस्तों। तो आई थिंक आपको ये स्टैटिक्स, डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स जो है और काइनेटिक, ये सारे चीजों में क्या अंतर है
और इन सारे चीजों में हम, इस सारे सब्जेक्ट में हम किस किस चीज के बारे में पढ़ते हैं वो आपको पता लग गया होगा। ठीक है, अगर आप आगे पढ़िएगा सब्जेक्ट में, अगर चैप्टर हम बढ़ाएंगे तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है आपका, तो वो डायनेमिक का है। तो अब डायनेमिक का टॉपिक अगर हम बोलेंगे तो आपको ये समझना होगा, अगर डायनेमिक का टॉपिक है तो यहाँ पे आएगा जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, और किस कारण से वो फ्लो कर रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बोले कि आप दोस्तों आपको लोग शुरू होगा काइनेमैटिक्स, जब काइनेमैटिक्स बोलेंगे तो आपको ये समझना होगा कि जब काइनेमैटिक्स शुरू हो रहा है तो इसमें हम लोग सिर्फ फ्लूइड के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ये किस कारण से मोशन कर रहा है इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और ये तो आपको दोनों को बताए दिए। अब दोस्तों अब हम आते हैं फ्लूइड पे, फ्लूइड होता क्या है। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट का नाम है फ्लूइड, और सिलेबस में आप लोग का सबसे पहला पॉइंट है डिफिनेशन ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो फ्लूइड को डिफिनेशन क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। तो फ्लूइड कुछ नहीं है दोस्तों, फ्लूइड बस एक सब्सटेंस है जिसमें एबिलिटी होता है क्या, फ्लो करने की। ठीक है, तो हम लोग उसी को फ्लूइड बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, इट इज ए सब्सटेंस it is a substance which is ability to flow. It is a substance which is ability to flow, यानी कि जिस सब्सटेंस में फ्लो करने की एबिलिटी है, जिस सब्सटेंस में फ्लो करने की क्षमता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड। इसमें एक और चीज बोलते हैं, और सब्सटेंस में कंटीन्यूअस डिफॉर्मेशन, कंटीन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर फ्लूइड का डिफिनेशन है। डिफिनेशन है कि सब्सटेंस विच इज एबिलिटी टू फ्लो एंड डिफॉर्म कंटिन्यूअसली अंडर ए एप्लीकेशन ऑफ शियर फोर्स। ठीक है, यानी कि ये जो फ्लूइड जो होता है दोस्तों, एक सब्सटेंस होता है एक तरह का, जो क्या होता है कि इसमें जो है एबिलिटी होता है फ्लो करने का। ठीक है ना, तो फ्लूइड जो है एक सब्सटेंस है जिसमें एबिलिटी होता है फ्लो करने का, और हमने इसमें एक और नया वर्ड ऐड किया है, वो है कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। यानी कि फ्लूइड में जो होता है वो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है। अब ये कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन क्या होता है, इसको आप लोग ऐसे समझिए कि आप लोग घर जाइए, आप लोग घर तो घर में ही हैं, घर में एक बाल्टी पानी लीजिए और पानी को जो है वो फर्श पे उझिलिए। ठीक है, पानी को जो है वो फर्श पे डाल दीजिए। तो आप पानी को फर्श पे डालने के बाद देखेंगे दोस्तों कि 5 सेकंड पहले फ्लूइड यहाँ पे था, 5 सेकंड बाद देखेंगे फ्लूइड यहाँ तक चल गया, 5 सेकंड बाद देखेंगे फ्लूइड यहाँ तक चल गया, 5 सेकंड फिर बाद देखेंगे और आगे चल गया। मतलब कि जो फ्लूइड होता है, जो पानी होता है, वो तो लगातार बहता ही जाता है, पानी रुकता कहाँ है, वो तो लगातार बहता ही जाता है। यानी कि जैसे ही हम उसमें शियर फोर्स लगाएं, ठीक है, जैसे ही पानी को हम नीचे डाले, वैसे ही फ्लूइड क्या हुआ कि एक वो जो है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो ठीक है, तो दुनिया का एक लौता ऐसा ब्रांच है फ्लूइड मैकेनिक्स जिसमें डिफॉर्मेशन होता है टाइम के साथ। ठीक है, दुनिया का एक लौता ऐसा ब्रांच है फ्लूइड मैकेनिक्स जिसमें डिफॉर्मेशन होता है टाइम के साथ, और इसीलिए जो है वो स्पेशल सब्जेक्ट है, और इसीलिए ये जो है वो सारे के लिए कॉमन है, सिविल के लिए भी, मैकेनिकल के लिए भी, केमिकल के लिए भी, ऑटोमोबाइल के लिए भी। ठीक है, देखो दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं, यहाँ पे जो है कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, ये जो वर्ड है, इस वर्ड को थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करते हैं। ये जो वर्ड है ना, ये होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे एक लेयर है, इस लेयर को आप ना फिक्स कर दीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे हम
लेयर लिए और लेयर को नीचे से निकाल दिया फिक्स। अब इस लेयर के ऊपर आप फ्लूइड फ्लो करा दीजिए। यहाँ पे फ्लूइड, ये जो है वो आपका है फ्लूइड का लेयर। ठीक है, यहाँ पे लेयर है दोस्तों, जो नीचे का जो लेयर है वो है फिक्स। अब यहाँ पे हम फ्लूइड का क्या है वो लेयर ले लिए। ठीक है, ये जो है ना एक फ्लूइड है, यहाँ पे फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो आज हम दोस्तों आप लोग को जो है फ्लूइड का रियल फीलिंग आने वाला है कि फ्लूइड जो होता है वो होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि फ्लूइड का हम लोग कुछ पार्टिकल ले लेते हैं। एक ऊपर का पार्टिकल हो गया, नीचे का पार्टिकल हो गया, सारे लेयर का क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो है वो फ्लूइड का एक एक पार्टिकल ले ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पार्टिकल रहेगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो है वो लिक्विड का पार्टिकल है, यानी कि अगर कुछ आप फ्लूइड समझ लीजिए, फ्लूइड समझ लीजिए लिक्विड ही, कोई भी लिक्विड है और ये लिक्विड का पार्टिकल है। ठीक है, तो ये सारे हम एक एक लेयर को, ये ऐसा नहीं रहता है फ्लूइड का। फ्लूइड कभी ऐसा तुमने देखा है? ऐसा थोड़ी रहता है। ठीक है, इसको तो हम इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, और ध्यान रखना दोस्तों, जैसे ही आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स शुरू होगा वैसे ही ये फ्लूइड मैकेनिक्स को साथ में लेकर आएगा वर्ड, वो है एजम्पशन। बिना एजम्पशन के तो फ्लूइड मैकेनिक्स हो ही नहीं सकता है। बट एक वर्ड आता है एजम्पशन, और एजम्पशन क्या होता है कि जो पानी का मॉलिक्यूल फिक्स लेयर के कॉन्टेक्ट में है वहां पे लगेगा नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन, ठीक है, नो स्लिप कंडीशन। ये जो है ना दोस्तों ये एजम्पशन है। और जहां पे आप लोग सब्जेक्ट में एजम्पशन कहीं पे बड़ा आता है तो आप लोग खुश हो जाइएगा, क्योंकि एजम्पशन जो है वो बनाया इसीलिए जाता है ताकि हम उसको आसानी से उसके बारे में हम पढ़ सके, इसीलिए एजम्पशन बनाया जाता है। तो एजम्पशन कहीं में कुछ मान रहा है, यानी कि उस चीज को जो है वो इजी बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है एक फ्लूइड, और फ्लूइड का हमने ले लिया यहाँ पे पार्टिकल। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इससे लगा रहे हैं इधर से फोर्स, अगर हम इस पे लगा रहे हैं यहाँ पे शियर फोर्स। ठीक है, क्या इस पे लगा रहे हैं शियर फोर्स, इसलिए हम लगाए क्या शियर फोर्स। शियर फोर्स लगाने पहले देखिए, ये जो है ना एक सबसे ऊपर का लेयर है, और ये जो लेयर है ये वाटर टेबल का सिंबल है, और इस पे जो लग रहा होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, PATM। ठीक है, इसमें प्रेशर कैसा लग रहा होगा दोस्तों, इस प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब आप लोग समझते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। अगर आप लोग से पूछ लिया जाए इसका वैल्यू, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसका वैल्यू कितना होता है, दोस्तों आप लोग का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है यानी कि PATM वो होता है 1.013 बार की। आप लोग किसी को बोल सकते हैं 1.013 किलोग्राम। ठीक है, और दोस्तों आप लोग इसी को बोल सकते हैं 760 mm ऑफ HG कॉलम, यानी HG मतलब कॉलम, मर्करी कॉलम, HG कॉलम। और दोस्तों आप लोग इसी को बोल सकते हैं 10.3 मीटर ऑफ H2O, यानी कि वाटर कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है, ये जो है वो PATM जो इसके बराबर है, इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर। आपको आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हमने तो पढ़ा था अपने 9th-10th क्लास में कि वहां पे क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो प्रेशर का जो यूनिट होता है वो होता है पास्कल। ठीक है, प्रेशर का जो यूनिट होता है वो होता है पास्कल। और सर आपने तो यहाँ पे यूनिट में mm ले लिया, ये लेंथ थोड़ी है कि mm मीटर में आप इसको नाप रहे हैं। ठीक है, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है। लेकिन यहाँ पे जो यूनिट है दोस्तों वो आ रहा है mm, 760 mm ऑफ मर्करी कॉलम और 10.3 मीटर ऑफ H2O कॉलम। तो यहाँ पे जो ये जो यूनिट है वो चेंज कैसे हो जा रहा है, यहाँ पे ये जो प्रेशर है वो लेंथ थोड़ी है कि आप इसको मीटर और mm ना माप ले रहे हैं। ठीक है, ये mm और सेंटीमीटर और मीटर में कैसे ये ना पाता है, इसका यूनिट ये कैसे हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए प्रेशर इक्वल टू होता है क्या, रो GH। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, रो GH। अब आप लोग इस फॉर्मूले को जो अच्छे से याद कर लीजिए, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, रो GH। आगे हम आप लोग को इस फॉर्मूले को ड्राइव करके भी बताएंगे कि कैसे होता है। यहाँ पे देखिए रो है आपका डेंसिटी, और डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट होता है kg
और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो हम रोल को यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि केजी पर मीटर क्यूब। उसके बाद है जी, ये आपने पढ़ा है लेंथ पर ग्रेविटेशनल चैप्टर में, ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू ये क्या है, ये तो हाइट, और हाइट किस चीज में मापा जाता है, मीटर में। ठीक है, हम दोस्तों आपने एक और चीज पढ़ा है, फोर्स इक्वल टू होता है एम। याद करिए, आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, फोर्स जो होता है वो एम के बराबर होता है। एम यहाँ पर जो मास है, ये जो है वो एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये जो मास है इसके लिए होता है केजी, और ये जो एक्सेलरेशन इसको होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। ठीक है, आप लोग सभी ने पढ़ा होगा फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। यानी कि न्यूटन जो होता है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को होता है बराबर, यहाँ से ले लो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इतना को हम लिख सकते हैं न्यूटन। अब देखो यहाँ से एक एम से एक एम कट जाएगा तो एक एम बच जाएगा, यानी कि ऊपर एम बच जाएगा, यहाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि पास्कल के लिए क्या आ रहा है, सॉरी प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, पास्कल। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन को आप लोग अच्छा से स्टार्टिंग से ही करते जाइए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ पे आप लोग को डर लगेगा मैं वहीं पे आपको डर निकालूंगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और डर ज्यादा कहाँ पे लगता है, डर आपको लगता है यूनिट के पास। तो बोलेगा सर यूनिट तो बहुत छोटा मोटा चीज है, तो छोटा मोटा चीज जो है वो मिल के ही बड़ा चीज बना लेता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी आता है दोस्तों यूनिट, वो हर एक चीज मैं आपको जो भी टॉपिक यहाँ पे आएगा, हर एक टॉपिक को मैं आप लोग के सामने ऐसे ही खोलता जाऊंगा, और आप लोग इसको आराम से सिर्फ समझते जाइएगा। ठीक है, शायद यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखे हैं हम, ये जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इसको हम बोलते हैं न्यूटन, और बच जाएगा और क्या, मीटर स्क्वायर। तो पास्कल इक्वल टू होता है, ये जो होता है पास्कल के बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इसका जो यूनिट है वो एम और मीटर कैसे आ रहा है। हमने आपको फॉर्मूला बताया कि जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है रो जी एच। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम एच इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिखेगा, पी बाई रो जी दिखाएगा, पी बाई। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, प्रेशर इक्वल टू होता है रो जी एच, और अगर हम एच इक्वल टू लिखे तो लिखेगा पी बाई रो जी। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब हम एच इक्वल टू पी बाई रो जी लिखेंगे तो एच का यूनिट क्या होता है, मीटर, और मीटर क्या किससे हम डिनोट कर सकते हैं, यहाँ देखिए हम यही मीटर आया है, इसी को हम एम में भी चेंज कर सकते हैं, मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो लिखा हुआ होता है एम, वो आपका प्रेशर नहीं लिखा हुआ होता है, ये जो लिखा हुआ होता है प्रेशर हेड, या हाइट को ही फ्लूइड मैकेनिक्स के टर्म में हम लोग यूज करेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे प्रेशर हेड। तो यहाँ पर दोस्तों ये हेड के टर्म में इसको एक्सप्रेस किया जाता है, इसलिए इसको इसका यूनिट जो होता है वो ये जो है वो हाइट वाला यूनिट आ जाता है, एमएम और मीटर। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और हम बात कर रहे थे फ्लूइड के बारे में, तो फ्लूइड के बारे में हम फिर से आते हैं, ये सारा को हम इरेज करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि अगर सबसे ऊपर वाले पार्टिकल हम लगाना शियर फोर्स, तो ये जो होगा वो पार्टिकल आ जाएगा यहाँ। ठीक है, ये पार्टिकल यहाँ से आ गया कहाँ, यहाँ। अब ये पार्टिकल जो है इस पार्टिकल को हम फोर्स नहीं लगाए हैं, फोर्स तो सिर्फ ऊपर वाले सरफेस पे लगाए हैं, तो हम फोर्स लगाए सिर्फ इस पार्टिकल पे। ये पार्टिकल आ गया यहाँ, तो ये पार्टिकल जो है वो इसको करेगा उधर कहाँ, यहाँ आ, मतलब ये जो पार्टिकल है इसको खींच कर कुछ आगे लेके आ जाएगा। ठीक है, अगर ये पार्टिकल आगे आएगा तो ये जो पार्टिकल है वो इसको खींच कर कुछ यहाँ लेके आ जाएगा, फिर ये पार्टिकल है वो इसको खींच करके कुछ यहाँ लेके आ जाएगा, ये पार्टिकल इसको खींच करके यहाँ लेके आ जाएगा, ये पार्टिकल इसको खींच करके यहाँ लेके आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे लग रहा है नो स्लिप कंडीशन, यानी कि यहाँ पे जो पार्टिकल फिक्स लेयर के कांटेक्ट में रहेगा वो पार्टिकल मूव नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पे इन तीनों को ऐसे मिला दें दोस्तों, देखो यहाँ पे एक ऐसे लाइन बन रहा है, ये वाला पार्टिकल को अगर हम मिला दें तो ऐसे लाइन बन रहा है। ठीक है, आप देखो कि मान लिया जाए कि t1 सेकेंड में ये जो पार्टिकल था वो चल गया यहाँ से यहाँ, अब आगे में t2 टाइम में ये जो पार्टिकल होगा कुछ और आगे चल जाएगा, तो t2 टाइम में ये पार्टिकल मान लीजिए आ गया यहाँ, यानी ये t2 टाइम में पार्टिकल आ गया यहाँ।
अगर इस पार्टिकल को देखो तो ये पार्टिकल आ जाएगा यहाँ, अगर इस पार्टिकल को देखो ये आ जाएगा यहाँ, इस पार्टिकल ये आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा यहाँ। अगर इस सारे पार्टिकल को भी अगर हम मिला करके एक लाइन बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब T1 टाइम में पार्टिकल यहाँ था, T2 टाइम में पार्टिकल यहाँ आ गया। तो यहाँ पे देखो जब T1 टाइम में यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा होगा और T2 टाइम में एक दूसरा एंगल बना रहा होगा, इसी का तो मतलब है कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। मतलब फ्लूइड जो है इसमें डिफॉर्मेशन जो है कंटिन्यू होते जाएगा। अगर हम T3 टाइम के लिए बनाएंगे तो ये पार्टिकल जो है तो कुछ और आगे चल जाएगा, और जब कुछ और आगे चल जाएगा ये कुछ इस तरह से लाइन बना लेगा, ठीक है। तो अगर T3 टाइम में देखेंगे तो ये अलग एंगल बनाएगा, T1, T2 और T3 इसका नाम दे सकते हैं। एक T3 टाइम में यहाँ पे इतना इस तरह से कुछ बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि टाइम के साथ जो है ना वो फ्लूइड के पार्टिकल में पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है। अगर चेंजिंग हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है, एंगल जो है वो भी चेंज कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, ठीक है। आज के वीडियो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर जरूर करें, ठीक है। इससे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों कि वीडियो कितने लोगों तक पहुंचा है। अगर वीडियो कोई देखेगा ही नहीं तो वीडियो बनाने का क्या फायदा है, ठीक है। तो इसलिए आपको आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।